1 अगस्त 2025 से बैंकिंग सिस्टम के नियमों में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। सरकार ने 5 बड़े बैंकिंग कानूनों में अमेंडमेंट कर दिया है, जिसे सरकार ने 15 अप्रैल 2025 को बैंकिंग लॉज एक्ट 2025 के नाम से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और अब इसे 1 अगस्त से पूरे देश में इन्फोर्स कर दिया जाएगा। इस नए अमेंडमेंट से बैंकिंग सिस्टम में क्या बदल जाएगा, इससे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, क्या इससे बैंक में आपका पैसा और भी ज्यादा सेफ हो जाएगा और क्या क्या बदल जाएगा इस नए अमेंडमेंट के आने से। ऐसे ही कुछ अहम सवाल हैं जिनके जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। आज बात करने वाले हैं बैंकिंग लॉज एक्ट 2025 की, जो 1 अगस्त 2025 से बैंकिंग सिस्टम के नियमों में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। सरकार ने बैंकिंग लॉज एक्ट 2025 के जरिए बड़े 5 जो है वो बैंकिंग एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया है। एक एक करके इन सभी अमेंडमेंट पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि इससे क्या क्या बदलने वाला है। सबसे पहली चीज जो इस अमेंडमेंट से सरकार ने करने की कोशिश की है वो है कि आपका पैसा हमेशा बैंक में सेफ रहे। दरअसल आपका पैसा बैंक में सेफ हो, इसके लिए आरबीआई ने बहुत सारे कड़े जो कदम हैं वो उठाए हैं, जैसे सीआरआर और एसएलआर के प्रोविजंस को और भी ज़्यादा पहले से स्ट्रिक्ट बनाया गया है। आगे बढ़ने से पहले जो मैंने 2 टर्म्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, सीआरआर और एसएलआर, पहले ये समझते हैं कि ये होते क्या हैं, काम क्या करते हैं। अगर आप सीआरआर की बात करें तो सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, इसमें हर बैंक को अपने कैश डिपॉजिट में एक हिस्सा बिना ब्याज के सीधा आरबीआई के पास जमा कराना होता है। इसके अलावा अगर हम एसएलआर की बात करें तो एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो रकम होती है जो बैंकों को सोने, कैश या फिर जीसेक जैसे सुरक्षित जरियों में सेफ रखनी होती है। करेंटली हर बैंक को 3% सीआरआर और 18% का एसएलआर रखना होता है। अब तक बैंक्स अपने सीआरआर डिपॉजिट की हर 7 दिन में आरबीआई को रिपोर्ट भेजते थे, लेकिन अब ये समय घटकर 5 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा एसएलआर के केस में हर बैंक को अब सरकार को इसकी रिपोर्टिंग हर फोर्टनाइट के आखिरी दिन करनी होगी और अगर मान लीजिए कि बैंक ने ये मिस कर दिया या कोई भी बैंक इसे मिस कर जाए तो नेक्स्ट फोर्टनाइट से ही पेनल्टी जो है वो लगना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इस अमेंडमेंट में नॉमिनी डिक्लेयर करने के नॉर्म्स को भी चेंज किया जाएगा। अब तक आप सिर्फ एक ही आदमी को अपने बैंक अकाउंट का नॉमिनी बना सकते थे, पर अब से आप 4 लोगों तक अपना नॉमिनी बना सकते हैं। इसमें आप उन लोगों को शेयर भी, उनके जो शेयर्स हैं वो भी आप चाहें तो फिक्स कर सकेंगे। अगर उसमें से किसी की मान लीजिए मौत हो जाती है तो सिर्फ उसी के हिस्से की जो वैल्यू है वो 0 मानी जाएगी, बाकी का जो हिस्सा है वो एज यूजुअल बचा रहेगा। इसकी वजह से परिवारों के बीच के जो झगड़े या फिर लीगल बैटल्स या फिर थोड़े जो उलझन होती है वो पहले से काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आपका पैसा सही जगह पर जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुंच जाएगा। इस एक्ट में कोऑपरेटिव बैंक्स के जो फंक्शनिंग है वो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि वो बैंक जो छोटे शहरों और गांव में अक्सर चलते हैं, अब इन्हें भी सीआरआर और एसएलआर डिपॉजिट के मामलों में बड़े कमर्शियल बैंक्स की तर्ज पर रूल बनाने की तैयारी है। यानी कि इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिटायरमेंट टाइम को भी बढ़ाया गया है। अब 8 की बजाय 10 साल तक कोई व्यक्ति बोर्ड में रह सकता है बिना रिटायर हुए, जिससे पॉलिसी में बदलाव की फ्रीक्वेंसी में भी कमी आएगी, जिसका लॉन्ग टर्म में कोऑपरेटिव बैंक के मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो एसबीआई और दूसरे जो पीएसयू बैंक्स हैं उनकी पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर फंड से जुड़े नए नियमों में अगर किसी अकाउंट होल्डर या किसी इन्वेस्टर के पैसे 7 साल या उससे ज़्यादा समय तक यूं ही पड़े रह जाते हैं और उस पर कोई दावा नहीं होता है, कोई उस पर क्लेम नहीं करता है, तो अब वो पैसे सीधे आईईपीएफ यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में भेज दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस नए अमेंडमेंट के जरिए बैंकिंग सिस्टम को अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश हो रही है। जनता और इन्वेस्टर्स के पैसे की सेफ्टी को लेकर अब सरकार बड़े कदम उठाती नजर आ रही है। हाल ही में कई बैंक के जैसे कि पीएमसी बैंक और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के केसेस को देखने के बाद सरकार के ये कदम आपके और हमारे पैसों को और भी ज़्यादा सेफ बनाने की तरफ एक पॉजिटिव स्टेप है। तो इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो सरकार की तरफ से फिलहाल लिए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम।
अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।